नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आरएम के इस प्लेटफॉर्म में। आप लोग जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आ चुकी है कल ही। ठीक है ना, 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और आज से फॉर्म की डेट हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, तो 21 तारीख से आज से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट, तो आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी वो आ चुकी है। 14 तारीख से फॉर्म इसके फिलअप हो रहे थे। तो एक वैकेंसी और आनी थी अंडर ग्रेजुएट की। तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब कौन हो गए, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी बोल सकते हैं कम है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सीट काफ़ी कम है लेकिन वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आज से, ठीक है, 21 तारीख से यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली 4 पोस्ट हैं। जो तीन पोस्ट हैं वो कौन सी है, सेकेंड लेवल की हैं, और जो एक पोस्ट है वो थर्ड लेवल की है। ठीक है, कौन कौन सी है, कॉमर्शियली कम टिकट क्लर्क, फिर उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और टीसी जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड क्लर्क। ये 4 वैकेंसी आपको दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी कौन सी है, टोटल देखेंगे 2022 किसकी है, कॉमर्शियली कम टिकट क्लर्क की। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी दी है, 3455। तो काफ़ी कम वैकेंसी है। तो मैं आपको पहले ही बोल सकता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सीट काफ़ी कम दी गई, उम्मीद थी कि ये सीटें काफ़ी ज़्यादा आएंगी, बट सीटें कम ही मिल गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो वैकेंसी है किसके लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए है। तो मतलब जिन बच्चों का 12th हो चुका है वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे, देखिए ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये तो तय है। ठीक है, तो इस बार देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने वाले हैं इस वैकेंसी में। तो ग्रेजुएट वाले भी भरेंगे और 12th वाले जिनका 12th हो चुका है वो तो फॉर्म इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखिए क्या कैटेगरी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। पहले तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 33 साल। ठीक है ना, तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। 18 से 33 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पिछले साल देखिए क्या था, तो पिछले साल 18 से 30, ठीक है ना, 18 से 30 एज रखी गई थी, बट 3 साल इसे एक्सटेंड किया गया। जैसे ग्रेजुएट लेवल में आपने देखा 3 साल एक्सटेंड किया गया, वैसे यहाँ पे भी 3 साल एक्सटेंड किया गया ड्यू टू कोविड रीजन। कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 लोग तो भर सकते हैं। अच्छा, वो लोग भर सकते हैं जो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, होने वाला है। अगर उनका रिजल्ट अक्टूबर तक आ गया, ठीक है ना, अक्टूबर तक उनके पास हाथ में रिजल्ट आ गया, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पैटर्न को थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो पैटर्न में देखिए क्या है, पैटर्न में किसी तरह का चेंजेस हुआ है कि नहीं। देखिए पैटर्न वही है जैसे पिछले बार था। तो यहाँ पे भी देखिए CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, और उसके बाद एक और जो टाइपिस्ट है उनके लिए एक टाइपिस्ट टेस्ट होगा। बाकी जो अदर लगे जिनमें टाइपिस्ट की वैकेंसी नहीं है तो उनको कुछ देना नहीं है, बस CBT 1 और उसके बाद CBT 2। CBT 1 का क्या पैटर्न है, CBT 1 में देखिए 90 मिनट आपको दिए हैं, टोटल कितने 90 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 100। अब इसमें देखिए 40 क्वेश्चन कौन से हैं, जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, और 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो ये जो आपका CBT 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है ना, इससे आपकी मेरिट बनने वाली नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है ना, इसके अब जो बच्चे CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद देखिए दूसरा आपका होगा फेज जिसको बोलते हैं CBT 2। तो लगभग CBT 2 होगा, सेकेंड फेज है आपका। अब इसका देखिए पैटर्न क्या है, इसमें भी देखिए कितना टाइम दिया हुआ है 90 मिनट। तो CBT 1 में भी जितना टाइम दिया हुआ था उतना ही टाइम यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे कितने थे 100, और यहाँ पे कितने हो गए 120। तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए, 40 थे 50 हो गए। ठीक है, मैथमेटिक्स में वहाँ 30 थे CBT 1 में, यहाँ 5 बढ़ गए। फिर यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन बढ़ गए, तो यहाँ 50 हो गए जनरल अवेयरनेस के, 35 हो गए मैथमेटिक्स के, और 35 हो गए रीजनिंग के। टोटल कितने हो गए 120। तो ये जो पेपर होगा आपका CBT 2, यही पेपर आपकी मेरिट बनाएगा। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट यहीं से आपकी बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पे 1/3। ठीक है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है ना, वही
जैसे आपने देखा था ग्रेजुएट लेवल में, पैटर्न वही है, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। अब आते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए एक चेंजेस यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखिए थर्ड जो लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है, थर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके लिए अलग से एग्ज़ाम लिया गया था, सेकंड लेवल के लिए भी अलग से एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन इस बार सब कुछ कॉमन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो रेलवे क्या कर रहा है, अपनी सहूलियत के लिए तो ये कर रहा है ताकि उसको बार बार एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन नुकसान इसमें किसका होगा, उन बच्चों का होगा, ठीक है ना। हो सकता है, अब देखिए इसमें फ़ायदा बच्चों का क्या होता था कि थर्ड लेवल का एग्ज़ाम दिया, ये खराब चला गया तो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो वो में भी अच्छा चला जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सब कुछ कॉमन कर दिया गया है, चाहे वो थर्ड लेवल का हो या सेकंड लेवल का, जो भी एग्ज़ाम होगा सब के सब सभी एग्ज़ामों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, CBT 1 कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे टाइपिस्ट वाले जो पोस्ट है, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CBT 1, उसके बाद CBT 2 और उसके बाद आपको टाइपिंग स्किल देनी पड़ेगी, ठीक। बाकी जो बच गए दो कौन से, कॉमर्शियल कम टिकट कलर, इसमें CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। उसमें भी देखिए जो TC, ठीक है ना, TC में देखिए क्या है, CBT 1, CBT 2, उसके बाद फिर कोई टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पोस्ट वाइज, ठीक है ना। तो थर्ड लेवल की देखिए एक ही पोस्ट है और सेकेंड लेवल की आपके पास 3 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है फिर से कि कौन से जोन से फॉर्म फिलअप किया जाए, ठीक है ना, जोन कौन सा होना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, डॉक्यूमेंट आप जो भी फिल कर रहे हैं या कोई भी डाटा अपनी डाल रहे हैं फॉर्म में तो बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको फिल कीजिएगा। छोटी सी भी मिस्टेक आपने कर दी तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक एक वर्ड, क्योंकि एग्जाम आपने क्वालिफाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे किसी तरह की मर्जी नहीं करेगा, वो जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा मिस्टेक दिया वो आपको एकदम वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आपको वहाँ से आपका जो सपना था जॉब करने का वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो RRB है उसने क्या किया, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे SC ST वाले हैं उनके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जो आपको जो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है वो इस फॉर्मेट में बनानी है। मैं अभी अब बताऊंगा, ठीक है, कि कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह का कैसे आपको बनाना है। तो ये फॉर्मेट है आपको, ये किसके लिए हो गया, SC ST के लिए। एक और वैसा ही फॉर्मेट किसके लिए दिया हुआ है, OBC वालों के लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो आपको साइन ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनानी है वो डिस्ट्रिक्ट DM से बनवानी है, ठीक है ना, DM या उसी के लेवल का कोई अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो बात आते ही है कि किस जोन से फॉर्म फिलअप करना सेफ होगा, ठीक है ना, सेफ जोन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ कि कोई भी जोन सेफ है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की वैकेंसी पे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना, उसी को एनालाइज करके हम पता करते हैं। अब इस बार देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितनी है, कहाँ पे, मुंबई में कितनी है, 700 के आसपास, मतलब 699, ठीक है, कितनी है 699। उसके बाद कलकत्ता में, उसके बाद प्रयागराज में। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ से फॉर्म भी सबसे ज़्यादा फिलअप होंगे। मैक्सिमम, आप सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलते लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ से फिलअप होने वाला है। अब फॉर्म ज़्यादा फिलअप होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं ये हो जाएंगे आपके हाई कट ऑफ जोन, ठीक है, हाई कट ऑफ जोन होने वाले हैं, ठीक है, ये हाई कट ऑफ जोन वाले हैं। क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा कि भाई जहाँ से सीट ज़्यादा है वहीं से हम फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से हम क्या, हमारे सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात हर कोई सोचता है, ठीक है ना, मैं भी यही सोचूंगा, आप भी यही सोचेंगे, हर कोई यही सोचेगा कि यहाँ पे सीट ज़्यादा तो फॉर्म यहीं से फिलअप करें। लेकिन ये बात हर कोई सोच रहा है, इसी वजह से यहाँ पे देखें लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं यही सोच के, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा होंगे, सीट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे कम जो सीटें इस बार जो हैं वहाँ कहाँ की है, मालदा की है, कितनी, 12। फिर सेकंड में देखिए पटना, फिर सिल्लीगुड़ी। तो ये जो जोन है खास करके पटना सिल्लीगुड़ी, पटना और मालदा को देख लेते हैं, सिल्लीगुड़ी को अगर मैं छोड़ ही दूँ तो ये जो है यहाँ पे भी कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा जाने वाला है। क्यों, कट ऑफ कम है। तो कट ऑफ कम है तो ऑब्वियसली जब कट ऑफ कम, सॉरी सीटें कम है तो सीटें कम होती हैं तो कट ऑफ भी उस जोन का हाई ही होता है, ठीक है ना, हाई होने वाला है। अब फॉर्म भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि 1000-2000 भरने वाले, लाखों बच्चे यहाँ पे भी फॉर्म भरेंगे तो यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी हाई होने वाला है। तो ये भी जोन जो होगा ये भी हाई कट ऑफ जोन होने वाला है। बाकी जितने जोन बच गए हैं आपके,
चाहे वो कौन से हो। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी जितने बच गए हैं, ये चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जितने भी बच गए हैं ये सारे के सारे जोन एवरेज कट ऑफ जोन होने वाले हैं। एवरेज कट ऑफ जोन मतलब कि ना तो ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ना तो ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा यहाँ पे। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस जोन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हाई कट ऑफ जोन हो सकता है कि एवरेज कट ऑफ जोन हो सकता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जोन आप जो डिसाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, थर्ड फेज और सेकेंड फेज, ठीक है, तो ये दो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड फॉर्म के लिए अलग आरआरबी सेलेक्ट कर रहे हैं और सेकेंड लेवल के लिए अलग आरआरबी सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, दोनों के लिए आपको कॉमन ही आरआरबी सेलेक्ट करना है। अगर ऐसा आपने किया, अलग अलग अगर जोन बनने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई कि जोन कौन सा होगा, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, डॉक्यूमेंट को लेके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रेजुएट लेवल में जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे एकदम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है ना। कोई इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है। वही आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड तो होगा ही सबके पास। मार्कशीट होनी चाहिए आपकी 10th की, और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, जो भी डाटा डालेंगे फॉर्म में वो इसी के अकॉर्डिंग आपको डालनी है, ठीक है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही। फिर 12th का आपको 12th लेवल का फॉर्म है तो आपको फिर से 12th की डाटा डालनी पड़ेगी, उसका रोल नंबर डालना पड़ेगा, पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, किस ईयर आप पास हुए, ये सारी डाटा डालनी पड़ेगी। फिर मोबाइल नंबर अपना ही मोबाइल नंबर डालना आपको, और ईमेल आईडी भी अपनी ही डालनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको अपना ये मोबाइल नंबर एक्टिवेट रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर डाले और भूल गए, ये गलती नहीं करना। मोबाइल नंबर की हेल्प से आप अपना जो भी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, वो आप उसको खोल पाएंगे। अगर मोबाइल नंबर खो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसीलिए मोबाइल नंबर जो आप डालने वाले हैं, ठीक है ना, या ईमेल आईडी, वो आपको जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको ये एक्टिवेट रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर जो आपको करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि जो सिग्नेचर आपका कैपिटल वर्ड में नहीं होगा। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, तो मैं अपना नाम लिखूंगा तो मैं कैपिटल लेटर में साइन नहीं कर सकता, सिग्नेचर नहीं कर सकता, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो साइन करना है वो रनिंग हैंड में, जैसे कि ऐसे, ठीक है ना, रनिंग हैंड में आपको करना है सिग्नेचर, ठीक है ना, कैपिटल में नहीं लिखना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे जो आपको डिटेल डालनी है किसकी, अकाउंट डिटेल जो डालनी है, अकाउंट डिटेल, तो अकाउंट डिटेल भी आपको अपनी ही डालनी है, सेल्फ की डालनी है, ऐसा नहीं कि किसी और की डाल दी, क्योंकि CBT 1 के बाद जो आपका CBT 1 के बाद जो पैसे जो होंगे वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी ही सेल्फ आपको अकाउंट डिटेल देनी है, दूसरों की नहीं देनी है। दूसरे को देंगे तो पैसा उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है सर्टिफिकेट को लेके। तो पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, ग्रेजुएट लेवल में भी सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो OBC हो, ठीक है ना, जो भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो OBC हो, ST SC ये हो, EWS हो, सबके लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल वाला लगने वाला है, ठीक है ना, सेंट्रल, ठीक है ना। तो वैकेंसी है सेंट्रल लेवल की, तो डॉक्यूमेंट भी आपको सेंट्रल लेवल का ही देना पड़ेगा। आपके पास स्टेट लेवल का होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। क्यों, आपको कैसे पता चलेगा, आप उसमें मोहर देखेंगे, किसमें, अपने कास्ट सर्टिफिकेट में, तो बिहार से हैं तो बिहार की आपको वहाँ पे क्या लगेगी, मोहर लगी हुई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने तहसील में जाके उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको सेंट्रल लेवल में डॉक्यूमेंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपनी तहसील में जाएंगे तो वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी आपको जो दिखाया वो भी फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो OBC का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलने वाला है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, OBC, ST SC, ABC और AWS में। अब OBC जो है सर्टिफिकेट तो है, कितना पुराना होना चाहिए, ये 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने तहसील में जाइए और इसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू करा दीजिए, फिर आप उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। अपलोड तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ही करना है, डॉक्यूमेंट तो करना नहीं है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट किन लोगों को करना है, मान लेते हैं कि जैसे ST SC वाले हैं, जो OBC हैं, उनको चाहिए फ्री पास, एग्ज़ाम अगर आ गया तो उसको पास चाहिए, फ्री पास, तो फ्री पास चाहिए
तब उनको डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वैसे तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर ही डालना पड़ेगा, किसका, अपने कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है ना। फ्री पास चाहिए तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट को वहाँ पे क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। SC/ST वालों को तो SC/ST वालों को कितना भी पुराना हो कोई बात नहीं है, ठीक है, चाहे वो 5 साल 10 साल 8 साल कितना भी पुराना हो, SC/ST का सर्टिफिकेट वो वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ST/SC वालों को कोई दिक्कत नहीं है। EWS में क्या होगा, ये होना चाहिए आपके लिए न्यू फाइनेंस ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यू फाइनेंस ईयर का, ठीक है, न्यू फाइनेंस ईयर का आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। न्यू फाइनेंस ईयर कौन सा है, तो इस साल की वैकेंसी है, इस साल कौन सी, ये इस साल वैकेंसी है ये, तो इस साल का जो फाइनेंस ईयर है कौन सा, 24-25, इसी साल का आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पुराना नहीं चलेगा। पुराना डालेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो EWS को न्यू फाइनेंस ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा। और EWS में बेसिकली देखिए, EWS में क्या है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि EWS जो सर्टिफिकेट, EWS जो आरक्षण दिया जाता है, ये आपके इनकम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। पिछले साल आपकी इनकम कम थी तो आपने EWS सर्टिफिकेट बना लिया, हो सकता है कि आपकी इनकम उतनी हो कि आप EWS के कैटेगरी में आते हो। इस साल आपकी सैलरी बढ़ गई तो हो सकता है कि आप EWS के सर्टिफिकेट EWS के कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई आपको ये बताना पड़ेगा कि सही मायने में आप EWS के कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको हर साल क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, हर साल, हर फाइनेंस ईयर में, ठीक है। तो इसी वजह से 24-25 का EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी फॉर्म आपका वैलिड होगा। नहीं तो अगर आपने पुराना डाल दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सारा सब फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ यहाँ पे जाना कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है। बार बार बोलता हूँ, चाहे वो आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो या अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म कर रहे हो, जो भी डिटेल डालें एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक डालिए। 1 महीना आपके पास टाइम है, उस 1 महीने में एकदम आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं हो, करंट में नहीं है आपके पास, तो जाइए अपने तहसील में, 1 सप्ते में वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1 सप्ते में वो बना के आपको दे देगा। तो 1 सप्ताह अपना टाइम लीजिए, डॉक्यूमेंट अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं, तहसील में जाके अपडेट करवाइए और उस डाटा को वहाँ पे डालिए, ठीक है ना। हड़बड़ी नहीं करना है, किसी की बातों पे आके ऊट पटांग नहीं बढ़ देना, ठीक है ना। अपनी बुद्धि और अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम हैं ही, यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को समझा। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे RM के इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम लोग एक अपना, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, फिर रजनीश सर है वो मैथ है, फिर अभिषेक सर है वो रीजनिंग है, तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज हम यहाँ पे दे रहे हैं। RM बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म आपको देने वाला जहाँ जिसके तहत आप पूरी तैयारी कर सकते हैं RRB NTPC, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो या अंडर ग्रेजुएट के लोग। आप एकदम यहाँ पे हम लोग जीरो से बातें स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आपको नॉलेज है सिलेबस के बारे में, सारी चीज़ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन, आपका सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है रेलवे में एक क्या बोलते हैं सीट पाने का, वो सपना हम यहाँ पे आपका साकार करने में पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप जाइए और समझिए। देखिए एग्ज़ाम को देने से पहले ये ज़रूरी है कि पैटर्न को समझना ज़रूरी है। आप जाइए, हम यहाँ पे RM के चैनल में आप देखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के। आप जाइएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया तो समझ ले कि इस चीज़ को हम समझ गए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो समझ ले कि आधी लड़ाई आप लड़ चुके हैं, बस आधी लड़ाई आपको लड़नी बाकी है। तो आधी लड़ाई कैसी लड़नी है वो मैं बताऊँगा, हमारी यहाँ पर पूरी टीम बताएगी कैसे आपको आगे हम लोग कैसे आपको वो आधी तैयारी करवानी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।